तो अभी हम पढ़ेंगे क्लास 6 का ही चैप्टर नंबर 12 है ये, जिसका नाम है बुक्स, बिल्डिंग एंड पेंटिंग्स। द इंडियन सिविलाइजेशन इज़ द ओल्डेस्ट इन द वर्ल्ड। इट हैज़ वर्क्स ऑन लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। अब जो इंडिया की जो सिविलाइजेशन है वो सबसे पुरानी है वर्ल्ड में, मतलब पुरानियों में से एक है। अब इस सिविलाइजेशन में हमें काम मिलता है लिटरेचर में, आर्ट में और आर्किटेक्चर में। लिटरेचर में जब हमें जो काम मिलता है हम उसकी बात करते हैं। हम सबसे पहले समझते हैं वर्ल्ड ऑफ बुक्स। इन द फील्ड ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर इंडियन हेरिटेज अनपैरेलल्ड। बोल रहा है कि अगर हम लैंग्वेज की बात करें, बुक्स की बात करते हैं, तो इसमें जो इंडियन लिटरेचर है या इंडियन लैंग्वेज है या इंडियन लिटरेचर है, इंडियन हेरिटेज के साथ किसी का मुकाबला नहीं है। इट इज़ नॉट ईजी टू फाइंड सच लिटरेचर। इतना आसान नहीं है कि ऐसा आप लिटरेचर कहीं भी फाइंड कर पाएँ एज़ टू मैच विद द वेद्स। आप वेद्स के मुकाबले का कहीं भी लिटरेचर ढूंढ पाएँ, ये इतना आसान नहीं है। या उपनिषद या पुराण जैसा, या महाभारत या रामायण जैसा, या भागवत गीता जैसा। तो ये जो हमारी टेक्स्ट हैं, जो हमारा लिटरेचर, ये दुनिया में सबसे अनमोल है। जिस टाइम पे हमारे पास ये लिटरेचर अवेलेबल था और किसी के पास भी ऐसा लिटरेचर अवेलेबल नहीं था, या आप ढूंढ भी पाएँ तो इतना आसान नहीं होगा। फर्दर देर वर, जैसे जातकाश, ये जो अलग अलग चीज़ें थी, वामसास बुद्धिस्ट, या अलग जो जैन्स की संगम लिटरेचर की किताबें थी, संगम लिटरेचर जो तमिल्स की किताबें थी, ये सब लिटरेचर वामसास ऑफ बुद्धिस्ट, अगंसा टेक्सिस ऑफ जैन्स, या संगम लिटरेचर तमिल्स, ये सब ऐसी किताबें हैं कि जिसकी जो नॉलेज है वो आपको आज और आने वाली ज़िंदगी में हमेशा के लिए हेल्पफुल होने वाले, चाहे आप किसी भी धर्म, मज़हब या उम्र से ताल्लुक़ रखते हैं। तो अब कहने का मतलब ये है कि लिटरेचर दुनिया में कहीं पे भी आपको किसी भी सिविलाइजेशन में ऐसा लिटरेचर उस टाइम पे नहीं देखने को मिलेगा। अब पुराण की बात कर लेते हैं। पुराण में हमें क्या देखने को मिलता है? द पुराण्स वर रिटन एज अर्ली एज फर्स्ट सेंचुरी BC। तो फर्स्ट सेंचुरी BC में ही हमें पुराण्स मिलते हैं लिखे हुए। द पुराण्स आर 18 इन नंबर। तो टोटल कितने पुराण्स हैं? ये 18 हैं, जिनकी 5 डिवीजन्स हैं। द फर्स्ट डिवीज़न is the historically important and contains the tradition about the dynasty and the ruler of ancient India। अब जो फर्स्ट पुराण है वो हमें क्या बताता है? ट्रेडिशन बताता है डायनेस्टीज़ का, जो हमारी एंशियंट डायनेस्टी हुआ करती थी। अब जो इम्पोर्टेंट पुराण हैं उनमें हम याद रखेंगे, जैसे हमारा वायु पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण। दे गिव अस द वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया। ये पुराण हमें एंशियंट इंडिया की ज़बरदस्त हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। थोड़ा सा ईपिक्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो अब हमारे पास 2 ईपिक्स हैं, जैसे रामायण और महाभारत, 2 चीज़ें हैं हमारे पास। गिव द सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस फीचर्स बताते हैं हमें ये उस एज के बारे में। महाभारत हमें बताती है कौरव और पांडवों की लड़ाई के बारे में, ठीक है। इट वॉज रिटन बाय, अब एक साधु के द्वारा लिखी गई थी, जिसका नाम था व्यास। और भागवत गीता इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ नॉलेज इज इंक्लूड इन द महाभारत। अब महाभारत कौरव और पांडव का युद्ध था, तो ये सिर्फ उस टाइम पे नहीं हुआ है, ये आज भी भाइयों के बीच में जो युद्ध होता है उसको डिफाइन करता है। हमें उनसे सीखना है। ये एपिक्स एंड बुक्स इसीलिए लिखी गई हैं, इसीलिए हमारे लिटरेचर को इतना महान बताया जा रहा है इस बुक में, कि इनसे हम सीख सकते हैं कि जो उन्होंने गलतियाँ करी, वो गलतियाँ हम ना करें। हम उन लिटरेचर को पढ़ें और वो गलतियाँ, वो मिस्टेक्स हम ना करें। जैसे उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई थी, एक दूसरे से लड़के मर गए, और आज भी हम उन लोगों को गलत या सही मानते हैं, तो हम अपने में ये फील करें कि हम वो गलतियाँ ना करें। दूसरी एपिक हमारी रामायण आती है, जो कि वाल्मीकि जी ने लिखी है, और राम के बारे में बताया, जिसने रावण के साथ लड़ाई लड़ी थी और अपनी बीवी को वापस लेकर। तो रामायण से हम लोग ये सीख सकते हैं कि हमें एक अच्छा बेटा बन कर के कैसे रहना है। हम लक्ष्मण जी से सीख सकते हैं कि हमें भाई बन कर के कैसे रहना है, हमें देवर बन के कैसे रहना है। हम सीता जी से ही सीख सकते हैं कि जो भी हमारी बहनें हैं, जो माएँ हैं, वो सब लोग सीख सकते हैं कि माँ बन के कैसे रहना है, हमें बीवी बन कर के कैसे रहना है, भाभी बन के कैसे रहना है। तो ये सारी रिलेशनशिप्स समाज में हमें अगर अच्छा बनाना है अपने समाज को, तो हम लोग इन एपिक्स को पढ़ करके समझ सकते हैं। तो इसीलिए इनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद हम बात करते हैं बुद्धिस्ट टेक्स्ट की तो और जैन टेक्स्ट की, तो जो हमें बताती हैं वो, जैसे बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट भी हमें एंशियंट हिस्ट्री के बारे में बताती हैं, रिकन्स्ट्रक्शंस के बारे में बताती हैं एंशियंट इंडिया की। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि ये भी हमारे सोशल लाइफ में ना बहुत ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन करती हैं, हमें मोटिवेट करती हैं, हमें
बुरे कामों से दूर रखती हैं, हमें कोई भी ख़तरनाक सज़ा दे करके नहीं, बल्कि मॉरली हमें दूर रखती हैं गलत चीज़ों से। तो हमें इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। फिर आता है हमारा संस्कृत वर्क, जिसमें गुड क्वालिटी ऑफ संस्कृत लैंग्वेज वाज प्रोड्यूस्ड बाय द 2nd century AD to the 5th century AD, स्पेशली अंडर द गुप्ता एज। अब संस्कृत काम जो गुप्ता एज में ना बहुत ज़बरदस्त होता है, जैसे कालिदास व द ग्रेटेस्ट पोइट एंड द ड्रामेटिक, जो संस्कृत लैंग्वेज में ही लिखते थे, उनके प्लेस जो इंपॉर्टेंट है संस्कृत लिटरेचर को के डेवलपमेंट के लिए। सब अदर जो मेजर आथर्स थे उन्होंने भी, जैसे विशाखा दत्ता हो गए जिन्होंने मुद्राक्षरा लिखी थी, या अमर सिंह हो गए, तो इन्होंने भी अलग अलग किताबें लिखी हुई इसी पीरियड में। फिर हम तमिल वर्क्स की बात करते हैं, तो तमिल वर्क्स इज़ एन ओल्डेस्ट लैंग्वेज अमंग द स्पोकन लिटरेरी लैंग्वेजेज ऑफ साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया में जो भी आज हम ज़ुबानें बोलते हैं, सुनते हैं तमिल वालों को बोलते हुए, उनमें सबसे पुरानी जो लैंग्वेज है वो है तमिल लैंग्वेज। द अर्ली स्टेज ऑफ तमिल लिटरेचर इज़ फाउंड इन संगम लिटरेचर। तो हमें कहाँ मिलता है वो? संगम लिटरेचर में मिलता है। दो फेमस तमिल इपिक जो हैं वो कंपोज की गई थी आज से अबाउट 1800 ईयर्स अगो। अनदर तमिल जो हमारी इपिक्स है वो रिटन बाय जैसे संतनार अबाउट 1400 ईयर्स अगो। तो ये उस टाइम पे लिखी गई थी। अब हम आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करें अगर, तो एंशिएंट इंडिया अचीव द वंडरफुल हाइट इन द आर्ट एंड आर्किटेक्चर भी तो हमारे एंशिएंट इंडिया में ज़बरदस्त रहा। जैसे इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर, जैसे ग्रेट बाथ जैसी चीज़ें हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन में मिलती है, सांची स्तूपा हो गया। इन द फील्ड ऑफ स्कल्पचर अशोकास के पिलर। हम इन चीज़ों से ध्यान लगा सकते हैं कि जस्ट इमेजिन कि आज से इतने 100 साल पहले आर्किटेक्चर कितना कमाल का रहा होगा, वो आर्किटेक्चर कितने मतलब क्या लेवल रहा होगा उन लोगों का। आई हैव नो वर्ड्स फॉर देम। द बिल्डिंग्स बिल्ट थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगो दैट वर मेड ऑफ द ब्रिक्स एंड स्टोन्स, देयर वर द। अब बात कर रहे हैं कि आज से इतने 100 साल पहले भी ब्रिक्स के साथ बिल्डिंग बनी हुई और इतनी टॉल स्टैंड लंबी लंबी बिल्डिंग्स, और उनकी जो अब समझे वैल्यू वो आज भी वो चल रही हैं। वो आज जो हमारी ईंटें या बिल्डिंग्स हम लोग बनाते हैं तो एवरेज 50 से 100 साल तक उनकी लाइफ होती है, बट स्टिल उन लोगों उन बिल्डिंग्स की 4,000 साल लाइफ हो चुकी है, बट स्टिल दे आर स्टैंड और उसी तरह से खड़ी हैं जिस तरह से उस टाइम पे बनी थी। ठीक है जी। अच्छा, पेंटिंग्स एंड साइंस की बात करें अगर हम लोग, तो पेंटिंग्स जैसे हमें अजंता की बात मिलती है हमें, तो मतलब ज़बरदस्त पेंटिंग थी उस टाइम पे। देयर वर मेड ऑफ द कलर्स ड्राइव्ड फ्रॉम द प्लांट एनिमल्स। तो उस टाइम पे जो कलर होते थे वो देवर मेड ऑफ द कलर, जैसे वो अलग अलग कलर्स से बने होते थे। इन द साइंस आर्यभट्ट टॉक अबाउट द डे एंड नाइट। अब उस टाइम पे उसने बता दिया था, उन्होंने बता दिया, आर्यभट्टा ने दिन और रात का बताया था सर्कमफ्रेंस यूज़ करके एज अ सर्कल विच इज़ एक्यूरेट एज अ फार्मूला इन द मॉडर्न टाइम्स। और बाद में उसको मॉडर्न फार्मूले की तरह यूज़ किया गया लिटरल में, साइंस और लिटरेचर में। ठीक है, तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप एनसीईआरटी को जितना हो सके इनके नोट्स को अच्छे से समझ लें, ताकि आपको किसी भी मतलब वट एवर कोई भी एग्ज़ाम है आपका, आपको उसमें कोई भी परेशानी नहीं आएगी। चाहे आप किसी भी क्लास से बिलोंग करते हैं, किसी भी स्टेज से बिलोंग करते हैं, आपको कोई भी इशू नहीं आएगा। कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं या मे बी आप अभी रीडिंग ही कर रहे हैं, तो आपके लिए सब जो बुक्स हैं ये वैल्यूएबल होने वाली हैं। ओके, गुड बाय।